with the name of Allah Almighty. Correction. Rule number 41 to 50. अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाए तो पूरी जुमात की नुमाइंदगी करता है। एडजेक्टिव खूबी या खामी को कहते हैं, जिस तरह गुड, जिस तरह के पुअर, रिच, ये भी खूबी या खामी है। अगर उनसे पहले दा लगा दिया जाएगा तो पूरी नस्ल की नुमाइंदगी हो जाएगी। द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, दा लगाया, पुअर्स लगाया, तो ये गलती होगी हमारी। जब हमने दा लगा दिया, आगे पुअर लगाएंगे सिर्फ, तो पूरी नस्ल की नुमाइंदगी हो गई। ठीक है, तो द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। जब पूरी नस्ल की नुमाइंदगी होगी तो फिर जमा उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे नहीं लगेगा, द पुअर लगेगा। 42 एज मुस्बत फिक्रे में इस्तेमाल होता है, सो एज मनफी फिक्रे में इस्तेमाल होता है। हम ये पेयर चलते हैं सेंटेंस में, एज का या सो एज का। तो आप देखें एज एफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत सेंटेंस में, ही इज सो टॉल एज आई, सेंटेंस नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव तो नहीं है ना सेंटेंस। आप बताएं यंग मैन, ही इज सो टॉल एज आई, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? नहीं है नेगेटिव। तो ये इस सिंपल सेंटेंस है, इसे एफर्मेटिव कहते हैं पढ़ी लिखी लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? एफर्मेटिव। ऊंची आवाज से कहे ना, एफर्मेटिव। ही इज एज टॉल एज आई, इतना काम करना है और 2 मार्क्स आपको मिल जाने हैं। एक और सेंटेंस देखें, शी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर। आप बताएं यंग मैन कि ये नेगेटिव सेंटेंस है या एफर्मेटिव है? नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें नॉट आ जाए, नहीं की बात हो, इसमें नॉट आया है? तो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। कौन सा है? हाँ, शी इज नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। इसमें कौन सा पेयर चलेगा? सो और एज वाला चलेगा। नहीं समझे बात को? आप लोगों को नहीं समझ? अच्छा, सो और नहीं, एज और एज एक ही फिक्रे में 2 मरतबा एज उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सेंटेंस सादा है। ठीक है, सेंटेंस में सो और एज उस वक्त लगेगा जब सेंटेंस नेगेटिव है। इतनी सी बात बताइए। अच्छा, 43 देखें, टीच लर्न नाउ के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म की बजाय हाउ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। पहली बात देखिए, सेंटेंस में अगर टीच, लर्न या नो आ जाए तो सेंटेंस देखिए, ही नोज टू रीड अ बुक। इस फिक्रे में देखिए ऊपर वाले 3 लफ्जों में से कौन सा लफ्ज लगा हुआ है इस सेंटेंस में? यंग मैन, आपने मुझे बताना है। बताओ कि टीच, लर्न, नाउ में से कौन सा वर्ड आया हुआ है सेंटेंस में? नाउ आया हुआ है। नाउ के बाद क्या लिखा हुआ है? देखो नीचे, अरबी नहीं पढ़ रहा बेटा। नाउ के बाद क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। 2 के बाद क्या लगा हुआ है? शाबाश, वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यानी कि नाउ के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। पक्का करो, देख लो दोबारा। नाउ के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई है। हेलो पापा, आई कांटेक्ट बनाएंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रही है। नीचे भी देखें, मुझे भी देखें। कौन सा वाले सेंटेंस है? नाउ के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई है, आ गई है। तो रूल है, नाउ के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें एक लफ्ज का इजाफा करेंगे। किस लफ्ज का इजाफा करेंगे? देखें रूल में,
हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल मसला था, हल कर दिया आपने। तो आपने एग्जाम में हाउ का इजाफा करना है तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, साथ चॉकलेट भी देगा। वो ऊपर देख रहे साथ के चॉकलेट भी मिलेगी। ही नोज हाउ टू रीड अ बुक, इतना सा काम करना है। और ये कौन कौन से लफ्ज हैं जिनके बाद हाउ भी आता है? देखो ये लिखे हुए हैं, टीच, लर्न, नाउ। इन 3 लफ्जों के बाद अगर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आपने एक लफ्ज का इजाफा करना होगा। किसका? हाउ का। 44, हु इंसान या बड़े जानवर के लिए आता है। हु का मतलब जो। विच छोटे जानदार के लिए आएगा या बेजान चीज के लिए आएगा। सेंटेंस देखेंगे, बात समझ आ जाएगी। पहले मुझे ये बताएं, आप बताएं कशफ, हु किसके लिए आता है? बड़े जानवर के लिए, या विच किसके लिए आता है? बेजान और परिंदों के लिए। छोटे जानदार के लिए। परिंदा शितर मुर्ग भी होता है, अजाब होता है खुदा का, है ना, मतलब काट के खा भी नहीं सकता। I saw a bird who was chirping. चिरपिंग का मतलब चू चू करना, चहचहाना। I saw a bird who was chirping. तो छोटा परिंदा ही चिरपिंग करता है ना, चू चू करता है। तो ये छोटा जानदार है कोई, तो यहां पर हु आना चाहिए, विच आना चाहिए। I saw a bird which was chirping, ये सेंटेंस ठीक है। रूल नंबर 45, प्रोनाउन। प्रोनाउन कोई बता सकता है क्या होते हैं? जरा तरतीब से बताएं जरा प्रोनाउन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, ये सारे जो लफ्ज मैंने बोले हैं ये क्या है? प्रोनाउन है। वो कहते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक हो। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। अक्षय कुमार होता है, ठीक है, वही बेचारा काम करता है। द फार्मर इज प्लाउइंग देयर फील्ड। बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? फार्मर सब्जेक्ट है, काम कर रहे हैं फार्मर। द फार्मर इज, ठीक है। प्लाइंग, प्लाइंग का मतलब होता है हल चलाना। देयर, अपने, फील्ड, खेत। पीछे एक फार्मर है, बहुत सारे हैं? एक है। आगे देयर बहुत सारों के लिए होता है या एक के लिए होता है? ज्यादा के लिए होता है। तो क्या एक फार्मर के लिए क्या लगा सकते हैं आप? हिज लगाएंगे। उर्दू बनती है, किसान अपने खेतों में हल चला रहा है। ये सेंटेंस गलत है। खेतान कहता हूं, किसान। कौन से? अपने उर्दू में तो हम कहते नहीं, हम अपने ही कहते हैं। किसान अपना खेत में हल चला रहा है, ठीक है, अपना खेत में आएगा। द फार्मर इज प्लॉइंग हिज फील्ड। किसान अपना खेत में हल चला रहा है। भाई ये सही उर्दू पढ़ रहा हूं आपने, उर्दू भी साथ साथ सही करते चले। ये नहीं, किसान अपने खेत हल चलाना चाहिए, किसी और के खेत हल नहीं चलाना चाहिए। ये अगर पहले वाली में ऐसा आ जाए फार्मर्स के साथ, फार्मर्स हो जाए तो फिर पहले वाला ठीक हो जाएगा। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंशन है पेपर सेटर की वो ये है कि आप प्रोनाउन सही लगाएं। तो आप प्रोनाउन बेहतर है ठीक करें। ओके, अच्छा, तो किसान बस समझे कि अपने ही खेत में हल चला रहा है, मकसद यही है, ये नहीं है कि वो किसी और के खेतों में हल चला रहा है। ओके। 46, सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए जी, ये जो ब्लाइंड है, ये विच, हुज, होम, हु,
इन चारों को क्या कहते हैं? रिलेटिव। क्या? रिलेटिव। मुंह भर के बोला करे, क्या है, बीमार है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये पता चला स्कॉलर बैठे हुए हैं, चोर थोड़ी हुए हैं आप लोग। रिलेटिव प्रोनाउन है। सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई आए तो उसे एज में बदल दे। सच आया हुआ होगा सेंटेंस में, उसके बाद हु, होम, हुज या विच आया हुआ होगा, उसी हु, होम, हुज, विच को आपने एज में बदल देना है। सिंपल काम करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर उसे एज में बदलना होता है। याद रखना पड़ेगा आपको। 3 माह है याद रखने के लिए ये बातें। 10 नंबर हैं इसके, और ये 10 के 10 लेने हैं आपने, कम नहीं लेने। ना ईडीएम में से 1 नंबर कम, ना इसमें से 1 नंबर कम होना चाहिए। ये 20 दफा रिपीट करेंगे, आप भी याद करेंगे, हम भी आपको याद करवाएंगे, हो जाएंगे, और फिर सारी जिंदगी काम भी आएंगे। किसी जगह किसी ऑफिस में बैठे होगे, गलती नहीं करोगे, बल्कि गलती दूसरे की पकड़ोगे। ही इज सच अ मैन, सच आ गया। हु इज लाइक्ड एवरीवेयर, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? हु। तब्दील करें, ही इज सच अ मैन एज इज लाइक्ड एवरीवेयर। बाज़ाहिर सेंटेंस गलत नजर आता है, लेकिन सेंटेंस अहले हदीस है। बाज़ाहिर गलत नजर आता है, दर हकीकत ठीक है। बात समझो, सियाने बनो। सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उसको किस में बदलना है? दैट में। सच के बाद आए तो किस में बदलना है? एज में। और सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आए तो किस में बदलना है? दैट में। शाबाश। ही इज द सेम मैन होम आई हेल्प्ड यस्टरडे। ही इज द सेम मैन दैट आई हेल्प्ड यस्टरडे। ये भी मेरा बेटा पक्का हदीस सेंटेंस है, देखने में गलत नजर आता है लेकिन ठीक यही है। लफ्ज रिफ्यूज आम इनकार के लिए और डिनाए तस्दीक से इनकार के लिए इस्तेमाल होता है। रिफ्यूज आम इनकार के लिए, डिनाए तस्दीक के साथ इनकार के लिए। सपोज आपको किसी ने खाने पर बुलाया, आपने रिफ्यूज कर दिया, ये रिफ्यूज करेंगे। आपको किसी ने खाने पर बुलाया, आपने डिनाई कर दिया, गलत है। खाने पर बुलाया तो आपने रिफ्यूज करना है, रिफ्यूज का लफ्ज इस्तेमाल होगा। अगर आपको किसी ने कहा कि जी आप चोर हैं, आप रिफ्यूज नहीं करेंगे, आप डिनाई करेंगे, उसमें कोई तस्दीक की बात होगी। ही डिनाइड टू हेल्प मी, गलत है। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। मदरजा झैल फ्रेजेस में तब्दीली ना हो, ये 48 जो रूल है, इसमें जब भी डिनाई की बात आएगी तो उसमें लाजमी एग्जामिनर कोई चोरी की, कत्ल की, गवाही की कोई ऐसी बात ज़रूर करेगा। आपको समझ साब लग जाएगा। साब समझते ना कि मैंने साब लग गया है, तो साब लग जाएगा कि इथे डिनाई होना चाहिए। रूल नंबर 49, मदरजा झैल फ्रेजेस में तब्दीली ना होगी। एक्सप्रेस थैंक्स, स्पीक द ट्रूथ, लफ्ज क्या है? ट्रूथ। ट्रूथ, हाँ, ट्रूथ का मतलब सच वही। टेल अ लाई, से द ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया या मुबारकबाद कहना। इन लफ्जों में तब्दीली नहीं है। अब कोई आपसे एग्जामिनर लिख कर देगा एक्सप्रेस द थैंक्स, गलत हो जाएगा, आप एक्सप्रेस थैंक्स करेंगे। या एग्जामिनर लिख कर देगा से थैंक्स, आप एक्सप्रेस थैंक्स करेंगे उसे, ये याद कर लेंगे पक्के। स्पीक द ट्रूथ, वो कहेगा स्पीक अ ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, आप उसे ठीक करेंगे। ये फ्रेजेज आपने जहन में बिठा लेने हैं, याद करने हैं। ही टोल्ड द ट्रूथ ओनली, देखो टोल्ड, टेल, टोल्ड द ट्रूथ गलत है। ही, स्पीक की दूसरी वर्ब, स्पोक द ट्रूथ ओनली। रूल नंबर 50, टू बी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट जो है, नहीं, वर्ब जो है, फेल वर्ब को कहते हैं,
वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, अच्छा, फेल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत होगी। भाई वो सिंपल सी बात कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन होगा तो उसकी हालत कौन सी होगी? सब्जेक्टिव। प्रोनाउन कहां पर है? सबसे पहले पेज पर मैंने प्रोनाउन सारे बना कर दिए हैं। ये प्रोनाउन है, ये देखिए, इनकी हालतें भी लिख दी हैं। पहले आप ये समझ लें बात को, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा उसकी हालत कौन सी होगी? सब्जेक्टिव। ये बात समझ आ गई? देखिए, इट इज मी, बताएं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? इज हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद प्रोनाउन आया हुआ है, क्या है ये प्रोनाउन? मी। पीछे चार्ट में जाकर देखें आप लोग, मी कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है? ऑब्जेक्टिव है। इसकी सब्जेक्टिव हालत क्या है? आई। तो ये बनेगा इट इज आई। फिर वहीं आइले दी से लग गलत रहा है ठीक है।